इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। ट्रांसपोर्ट नगर में भीषण आगजनी, धू धू कर जली 4 बसें, जिला प्रशासन की लापरवाही आई सामने। कांग्रेस नेत्री का पुलिस व प्रशासन पर गंभीर आरोप। पुलिस कंट्रोल रूम में महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। शादी की खुशियां बदली मातम में। तेज रफ्तार एक्सयूवी ने 2 लोगों को कुचलकर उतारा मौत के घाट। और पीएम की स्कीम के नाम पर ठगी करने वाले मामले आए सामने। ठगे गए आधा सैकड़ा से अधिक लोग। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। ट्रांसपोर्ट नगर में भीषण आगजनी, धू धू कर जली 4 बसें, जिला प्रशासन की लापरवाही आई सामने। गर्मी आते ही आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, किंतु जिम्मेदार जिला प्रशासन आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने की दिशा में सजग नहीं दिखाई दे रहा है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण ट्रांसपोर्ट नगर में देखने को मिला, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग देखते ही देखते भीषण ने रूप ले लिया। आगजनी का शिकायत तत्काल स्थानीय लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड व पुलिस को दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड व पुलिस टीम मौके पर पहुंच पाती तब तक वहां खड़ी 4 बसें जलकर खाक हो चुकी थी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में आग लग जाने की वजह से वहां के सभी दुकानदार दहशत में थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है, जहां आगजनी की घटना घटित हुई वहां बड़ी मात्रा में बनने आए कई वाहन तो खड़े ही थे। साथ ही आसपास डीजल व पेट्रोल टंकी के साथ साथ कई गैरेज व दुकानें भी संचालित हैं। ऐसी स्थिति में अगर आग और बढ़ती तो स्थिति भयावह हो सकती थी। आगजनी पर काबू पाने की दिशा में स्थानीय लोगों व व्यापारियों ने अहम भूमिका निभाई। अगर बात करें रीवा शहर के फायर फाइटिंग सिस्टम की, तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि आग लगने के बाद रीवा शहर का फायर ब्रिगेड अमला समय से मौके पर पहुंच नहीं पाता, और पहुंचता भी है तो उसमें पानी नहीं रहता। ऐसा ही कुछ नज़ारा ट्रांसपोर्ट नगर में हुई आगजनी की घटना के बाद देखने को मिला, जहां कहने को 2 फायर ब्रिगेड पहुंचे, लेकिन इनमें पर्याप्त मात्रा में पानी ही नहीं था। हालांकि स्थानीय व्यापारियों की कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद भीषण आगजनी पर काबू पाया गया। इस घटना को लेकर जब स्थानीय व्यापारियों से बात की गई तो शासन प्रशासन के प्रति लोगों का खासा आक्रोश देखने को मिला, और लोगों ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बावजूद इसके इस दिशा में जिम्मेदार नगर प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। ऐसे में लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिरकार प्रशासन को कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। क्या इन्हें किसी बड़े घटनाक्रम का इंतजार है? आइए सीधे हम आपको इन दुकानदारों से रूबरू कराते हैं जो घटना के वक्त वहां पर मौजूद थे। ये आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से लगी है। आपस में जो तो एक बस निकल रही थी, बस में से ही शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। लेकिन आग इतना बड़ा ये हादसा जो हुआ है, इस हादसे से सबक लेना ज़रूरी है। और हमारा जो जिला प्रशासन है एक्टिव नहीं है। जब ज़रूरत पड़ती है तो सारे उसके जो तो संयंत्र रहते हैं, सारे जो तो हवाई और हवाई फायर रहते हैं, सिर्फ कागज़ में रहते हैं और किसी उसमें नहीं रहते हैं। तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बस यही कहती है। कितने बसें पहले लगी थी? पहले एक बस में लगी, एक से दूसरी, तीसरी, चौथी। हाँ, कंट्रोल रूम में सूचना दे दी गई। एक वो आई आग बुझाने के लिए, पानी का टैंकर आया, पानी खत्म हो गया, आधे अधूरे में वो गई। दूसरा आया टैंकर। तो वही है कि प्रशासन की हिला। हाँ, और यहाँ ना कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी मौजूद है, ना कोई मतलब प्रशासन, सिर्फ 100 नंबर खड़ी है, बस हो गया। आम जनता के द्वारा जो हो तो आपस में मदद करके और आग बुझाई गई। आग में काबू पाए 4 बस। कौन सा एरिया कहलाता है? ये ट्रांसपोर्ट नगर। हाँ, यहाँ तो मैकेनिकल काम होता है, सभी लोग अपने अपने मतलब काम में व्यस्त रहते हैं। आप यहीं रहते हैं? जी, ट्रांसपोर्ट नगर में मेरी दुकान ही है यहाँ पर। आग कैसे लगी? ये आग बता रहे हैं, यहाँ के जो भी लोग हैं बता रहे हैं कि यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है, और आग बुझाने के लिए यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो मतलब यहाँ पे आग पे काबू पाया जाए। और व्यवस्था यहाँ की बहुत अधूरी है। व्यवस्था मतलब है ही नहीं है। यहाँ पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो आदमी क्या करे? जब आखिरी दौर में कितनी
बसों में आग लगी थी एक साथ? शुरुआती दौर में पता चला है यहाँ पर आने के बाद तो एक दो बसों में हल्की फुल्की आग थी, वो आग बढ़ के काफ़ी बसों में यहाँ पे एकत्रित हो गया और यहाँ पर ऑलरेडी वेल्डिंग का काम, मैकेनिकल काम सब होता है। फायर ब्रिगेड एक आई थी, उसमें पानी ख़त्म हो गया था। पानी ख़त्म होने के बाद फिर वो चली गई, दूसरी फायर ब्रिगेड आई है। और यहाँ काफ़ी लोग दहशत में है कि मतलब कहीं डीजल टंकी फट जाए, कहीं कुछ पड़े और बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसमें हटाने का मौका नहीं है। ऑलरेडी उसमें क्या है कि सब करंट और सप्लाई खत्म हो जाती है, बैटरी सब निकल जाता है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई हम लोग को नहीं दिखा है, सिर्फ वही एक दो जने वर्दीधारी आए थे, 100 नंबर डायल वाले आए थे बस। हाँ, क्या नाम आपका? मोहम्मद इमरान गुलाब। हाँ, ट्रांसपोर्ट नगर में जो है 4 बसें खड़ी थी। एक बस में जो है वेल्डिंग कर रहे थे और वेल्डिंग करते समय स्पार्किंग होने से आग पकड़ ली और एक बस में आग पकड़ लेने से जिसमें वेल्डिंग हो रहा था उससे धीरे धीरे आगे बढ़ गई और जो पास में बसें खड़ी थी और 3 उसमें भी आग लग गया। पुलिस की सूचना मिलने पर तत्काल फायर ब्रिगेड बुलवा कर आग को काबू पाया गया, आग को बुझा दिया गया है। कांग्रेस नेत्री का पुलिस व प्रशासन पर गंभीर आरोप। पुलिस कंट्रोल रूम में महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़हर के समीप निजी दुकान में अवैध कब्जा किए जाने का रोना लेकर महिला कांग्रेस नेत्री पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची और एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए पुलिस के द्वारा स्वयं के बेटे व पति के ऊपर लगाए गए SC/ST एक्ट के मुकदमे को लेकर थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही महिला ने एडिशनल एसपी से न्याय की गुहार भी लगाई है। कांग्रेस नेत्री द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि स्थानीय विधायक की सिफारिश के बाद उसके बेटे व पति के खिलाफ ST/SC एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक बीते कई दिनों से चुरहटा थाने में एक व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत दर्ज कराई जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस की टीम ने कई बार आरोपी को समझाइश देकर छोड़ दिया था। बावजूद इसके आरोपी पक्ष द्वारा पड़ोस की निजी दुकान संचालक से विवाद किया गया, जिसके बाद स्थिति मारपीट तक निर्मित हो गई। तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आरोपी पक्ष के खिलाफ SC/ST एक्ट का मामला दर्ज कर लिया। हालांकि आरोपी पक्ष के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज है, जिस पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। बावजूद इसके आरोपी की मां द्वारा दायर किए गए ST/SC एक्ट के मुकदमे के बाद शासन प्रशासन व पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने आरोपियों पर कार्यवाही की बात कही। आरोपी पक्ष से पहुंची महिला जो खुद कांग्रेसी नेत्री है, जिनका कहना है कि पुलिस ने रुपए लेकर जबरन उसके पति और बेटी को फंसाया। जिस जमीन का विवाद है वह वहां पिछले 40 वर्षों से रह रहे हैं, वह जमीन उनके मामा ने उन्हें दी थी। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट व छेड़छाड़ की गई है, लेकिन उसकी रिपोर्ट दूसरे पक्ष के खिलाफ पुलिस ने नहीं लिखी। महिला ने आधे घंटे तक कंट्रोल रूम में सामने जमकर हंगामा किया और कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो यही मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर लेगी। मेरा 40 साल से 2 कमरे बने रोड के किनारे, उसी से मेरा पेट चलता था। किराना की दुकान, गुटखा जो पान जब सब चलता था, तो ये लोग बोलते थे कि दारू बेचते हो। मेरे पट्टे की ज़मीन में कोई सिंधी ज़बरदस्ती पट्टा करवा लिया। आज उसको वो सुधरवा रहे थे तो आया तो मेरा दीवार ढोस दिया। दीवार जब गिर गई तो झुमा झपटी हुई, हमारे लड़के को मारा, फिर उल्टा गया तो वहाँ थाने में शिव पूजन से रिपोर्ट कर। जब मैं गई तो बोला कि तुम्हारा भगो यहाँ से, तुम्हारे जैसे जिला उपाध्यक्ष इस दुनिया में बहुत घूम रही हैं। हमको भगा दिया, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और हमारे लड़के को और वो हमारे पति को हरिजन एक्ट लगवा के जेल भेज दिया। हरिजन नहीं था, केवल 2 सिंधी थे। मेरा बाल उखाड़ा, मेरे यहाँ लपटा रहा, मुझको मारा, मुझे मारा। जब हम छुड़ाए हमारे पति को मत मारो बेटे को, तो हमारे यहाँ तमन दबाया, तमन बाल उखाड़ लिया मेरा। आपके साथ मारपीट हुई मेरे से। नाना गुरु नानक, 3 नाम है इसमें। नाम ये नाम मेरे उसमें है आशीष काकवानी, नानक और रोहित काकवानी। 3 लोग हमको जिगर तमान हमको बलात्कार करने के लिए सोच रहे थे, पर हम भाग दिए। फिर गए तो बोला कि हम नहीं रिपोर्ट लिखेंगे। पुलिस मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, उन्हीं के खिलाफ पैसा खाया है। ये आज सुबह की, ये चुरहटा थाना थोड़ा वही की है, चुरहटा थाने के पास ही की घटना है। क्या नाम था आपके पति? मोहनलाल त्रिपाठी। क्या लगता है आरोपियों की साठगांठ है? साठगांठ है, पैसा खाए ये लोग, ये बहुत से पैसा वाले नानक, ये सब मान लीजिए बहुत पैसा वाले, सबको खरीदा। शुक्ल के फोन आया था। अभी आप एडिशनल साहब से मिली हैं, क्या आश्वासन दिए?
कुछ नहीं दिए, बोले कि उनको शिव पूजन को फोन लगाए, अब जो बात हो रही हो मुझसे कुछ नहीं दिए। मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। नानक पैसा खिलाया, वो बहुत पैसा वाले वो। अब आप क्या चाहते हैं? बिलाबाग सब लूट के अत्याचार कर करके तमाम के झगड़ा ही जमीन क्यों खरीद लिया वो मेरी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर हमारे खिलाफ जो किया कार्रवाई हो। मेरे साथ जो झूमा झटकी हुई है मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखे और उसको महिला के बलात्कार में उसको वो करे, जेल करे, जेल। आप महिला थाने भी गई थी? जी, बोली वहाँ शिव पूजन को फोन लगा दिया, सबको मना कर रहा है कि मत लिखना कुछ इसको। इसीलिए ये सब हमको एसपी साहब से मिलने आना पड़ा हमें। आपकी जमीन विवादित है? विवादित नहीं है, मुझे मेरे मामा जी दिए थे, हमें नहीं पता कि वो कैसी जमीन दिए। तो मेरा 40 वर्ष से घर है वहाँ मेरा। जब जो तुम झगड़ी जमीन क्यों ले लिए जब मेरा घर बना, बताइए क्यों ले लिया? आपकी झगड़ा किससे चल रहा था जमीन में? इसी नानक से। नानक से? हाँ, मेरे मामा जी का चल रहा था, वही जमीन हमको दे दिए मामा जी। पूर्व मंत्री पर भी आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ, फोन आया, यही पता चला, यही लोग बोलते हैं राजेश शुक्ला जी का फोन आया था, तब ये कार्रवाई हरिजन क्यों लगा दिया गया जब सिंधी से वो था। हाँ, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, मैं महिला कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष हूँ, ग्रामीण अध्यक्ष भी हूँ। अत्याचार कर रही है, कहती है महिला सरकार, कहती महिलाओं की रक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ इतनी अत्याचार, यहाँ सब पैसा में बिके हैं, सब पैसा में ताकत है। हम गरीब महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत, कोई सुनवाई नहीं, नहीं सुनवाई होगी तो यहीं आके अनशन करेंगे, हम मिट्टी का तेल डाल लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे यही दरवाजे के पास। महिला के साथ कांग्रेस नेत्री कविता पांडे भी कंट्रोल रूम पहुंची और पूरी घटनाक्रम को लेकर महिला की तरफ से शिकायत दर्ज कराने समेत उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की है। गोड़हर गांव की निवासी ये महिला है और इनका छोटा सा ढाबा चलता है गोड़हर में और इनकी ये पुश्तैनी ज़मीन है, उसमें ये अपने घर में बैठे थे। अचानक 2-3 आदमी आए और इनके साथ मारपीट करे और उसके बाद जब इनके पति और बच्चे ने इनको बचाने की कोशिश करी तो वहाँ पर पुलिस भी थी, वो पुलिस भी लेकर आए थे और उसके बाद पुलिस ने इनको रोका नहीं और उल्टा इनके खिलाफ मुकदमा बना के इनके पति और बच्चे को जेल भेज दिया। और इन्होंने जब कहा कि ये हमारे साथ लपटे हैं और हमारे साथ इन्होंने हमारी बेइज्जती करने की कोशिश करी है तो पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। तो आज और उनके ऊपर हर्जन एक्ट लगाया फर्जी तरीके से और आज अब ये जब लगातार अपनी पैरवी कर रही है कि हमारे ऊपर जो ये हमारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश हुई है, इस पर मुकदमे की कायम हूँ। पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। अभी एडिशनल एसपी साहब का कहना है कि मैं सीएसपी को जांच अधिकारी बना रहा हूँ और कल मैं इस सारे मामले की विवेचना करवाऊँगा। लेकिन महिलाओं के ऊपर लगातार मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ शिवराज सिंह कहते हैं कि महिला एक बार कहेगी तुरंत मुकदमा कायम होगा और जब महिलाएं प्रताड़ित होकर थाने पहुंचती है तो उनके साथ खराब बर्ताव होता है। जब वो चौराटा थाना ये पहुंची सुबह कि हमारे साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार हुआ तो वहाँ के थानेदार ने कहा कि नहीं जाओ तुम्हारे जैसे हमने हज़ारों देखे। तो यही है शिवराज सिंह आपका न्याय कि आज महिलाएं जब प्रताड़ित होती है, पीड़ित होती है तो उनके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता और आपकी सरकार और आपका प्रशासन उनके खिलाफ काम करता है। और इस महिला के साथ हम लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। जब तक इसको न्याय नहीं मिलता इसके परिवार और इसको, तब तक हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस घटना को लेकर एडिशनल एसपी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं। उनके द्वारा चुपचाप विवादित जमीन पर दीवार बनाई जा रही थी जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। पहले भी कई बार शिकायत मिली थी जिस पर पुलिस ने आरोपी पक्ष को समझाइश दी थी। घटना के दौरान महिला उपस्थित नहीं थी, फिर भी उनकी शिकायत की जाँच कराई जाएगी। ये क्या है कि काफ़ी दिनों से वहाँ कुछ एक ढाबा है जिसको सगोरा ढाबा के नाम से जानते हैं और उस ढाबे से कई बार शराब अवैध रूप से बिक्री की जाती रही है। कुछ व्यापारी हैं जिनका वहाँ पर लैंड उन लोगों ने शिकायत कर रखी थी। न्यायालय में कुछ प्रकरण भी चल रहा है। अभी कुछ दिनों से बात आई थी कि वो निर्माण कर रहा है उस ढाबे के आड़ में लेके कुछ नवीन निर्माण कर रहा पक्का और उस निर्माण को रोकने के लिए उसने तहसीलदार के न्यायालय से स्टे लिया था। उस स्टे का तामीली आदेश का इसको करा दिया गया था दूसरे पक्ष को और मना भी कर दिया था। पुलिस ने 2-3 बार मना भी किया, तहसील से ही मना कर दी, पटवारी भी गए थे, मौके पे तहसीलदार भी गए थे। इसके बाद भी ये बार बार रात में चोरी से छुपे हुए स्थिति में
निर्माण करता था तो दूसरा पक्ष जो है बार बार शिकायत करता था तहसील से, न्यायालय से कि साहब वो बार बार निर्माण कर रहा है, रात में चुपके से निर्माण कर रहा है, चुपके निर्माण कर रहा है। तो पुलिस और रेवेन्यू के लोग जाके उसको मना भी किया, 1-2 बार और मना किया। कल रात में भी इसी तरह की स्थिति आई, गश्त में पुलिस की पार्टी को ये निर्माण होते दिखाई दिया तो संज्ञान में तो आ गया था विवादित स्थल है, तो उसने वहाँ फिर भी पुलिस ने मना किया। तो पुलिस के साथ भी उन लोगों ने उस समय कोई पुलिस के आदेश का ध्यान नहीं दिया। आज सुबह क्या हुआ कि जब उसको दूसरे पक्ष को जानकारी लगी, व्यापारी पक्ष को, तो वो अपने कुछ मजदूरों के साथ में वहाँ गया था देखने के लिए। तो जब ये वहाँ पहुँचे हैं तो जो निर्माण करने वाला पक्ष था, जिसको सगोरा बोलते हैं, ढाबे वाला, उसका बाप जिसके विरुद्ध 42 अपराध हैं और उसका लड़का जिसके विरुद्ध 10 अपराध हैं, वो जिला बदर के लिए उन दोनों का मामला कलेक्टर साहब के यहाँ लंबित भी है। एक मामले में संभवतः वो हो गया है, रिजेक्ट हो गया। लड़के का मामला भी जिला बदर का उनके वहाँ पड़ा हुआ है, गुंडा प्रवृत्ति का है, मारपीट के काफ़ी वो रहे हैं। तो जब ये गए हैं वहाँ तो उनके साथ मारपीट की, उसमें से एक साकेत था, उसको भी बहुत धक्का मुक्की मारपीट की। तो उन्होंने जाकर उस प्रकरण में वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस थाने ने देखा किस तरह की बात आई है तो उन्होंने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया, मामले को विवेचना में ले लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय में उसके बाद ये महिला अभी शाम को कंट्रोल रूम में आई। इनका कहना था कि मेरे साथ भी उन लोगों ने पकड़ धकड़ की है, तो आप महिला की तरफ से रिपोर्ट लिख के अपराध करें। पुलिस को पता था कि मामला दिन का है और दिन में इस तरह की कोई बात हुई नहीं थी। वहाँ पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी और बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद हो गए थे। उस समय कोई महिला वहाँ मौजूद नहीं थी, तो इसलिए इनको बता दिया गया है कि आप अपना आवेदन पत्र दे दें, हम महिला अधिकारी से उसकी जाँच करवा देंगे। अगर आपके तथ्य सही है तो उसमें कार्रवाई भी कर देंगे। लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं है कि वो तो हम निर्माण करेंगे ही, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जैसा आप लोगों के सामने काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। अब वो महिला है, इस कारण से हम उनको समझाइश दे दी गई है आवश्यक रूप से जो भी है, और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर की जाएगी। प्रधानमंत्री की स्कीम के नाम पर ठगी करने का मामला आया सामने। ठगे गए आधा सैकड़ा से अधिक लोग, पुलिस ने किया मामला दर्ज। धोखाधड़ी करने वाले ठगों ने ठगी का नया तरीका अपनाते हुए आधा सैकड़ा से ज्यादा लोगों को पीएम स्कीम के तहत बाइक दिलाने के नाम पर ठगी करते हुए उनका पैसा हड़प लिया। पीड़ितों ने मामले की शिकायत अमहिया थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे कुछ रकम भी बरामद की गई है। ठगी करने वाले लोग किस तरह से भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर बड़ी आसानी से ठगी का शिकार बना लेते हैं, शासन की योजना बताकर बड़ी आसानी से पैसे ठग लेते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री स्कीम के नाम पर 25,000 में HD डीलक्स बाइक देने के नाम पर आधा सैकड़ा से ज्यादा लोगों के साथ ठगी कर उनके पैसे हड़प लिए गए हैं। ये ठग बोलेरो वाहन से ही अपने ऑफिस संचालित करते थे, उसी में सारे कागजात रखते थे और लोगों को रेडियो कॉलोनी के पास खाली मैदान में बुलाया करते थे और उनके कागजात गाड़ी दिलाने के लिए ले लेते थे और लोगों को कहते थे कि 7 लोगों के का ग्रुप बनाकर 3500 जमा करें और 7 लोगों की ID लेकर मोटरसाइकिल ले लें और 25,000 रुपये जमा करने के बाद बाइक दिलाने का भरोसा दिलाया जाता था। इन ठगों ने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए तो 3 लोगों को बाइक भी दी, जिसमें बाकी लोगों को भी विश्वास हो जाए और वो लोग उनके जाल में आसानी से फंस जाएं। ठगी करने वाले लोग रीवा जिले के लालगांव के आसपास के रहने वाले हैं। इनके द्वारा मोटरसाइकिल भी रामपुर के साई मोटर से इन लोगों को दी जाती थी। ठगी का शिकार हो रहे लोगों को लगता था कि उन्हें 25,000 रुपये में मोटरसाइकिल मिल गई, लेकिन मोटरसाइकिल को फाइनेंस कराया जाता था, जिसके बारे में इन्हें पता नहीं होता था। जब फाइनेंस कंपनी ने राशि वसूलने के लिए मोटरसाइकिल मालिक को पकड़ा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद इनको पता चला कि ये ठगी का शिकार हो गए हैं। जिसके बाद सभी पीड़ितों ने मामले की शिकायत अमहिया थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने ठगी करने वाले 2 आरोपियों सहित उसे बोलेरो वाहन को भी जब्त कर लिया है, जिसमें ऑफिस संचालित की जा रही थी। पुलिस ने इनके पास से कुछ रकम भी बरामद की है, जो धोखाधड़ी कर लोगों से हड़पी गई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर, इसमें शिकायत ये है कि उनके द्वारा ये बताया गया कि मतलब प्रधानमंत्री की स्कीम है ये, मतलब 3500 रुपये के हिसाब से 7 लोगों की ID लगेगी इसमें, और उस ID में आपको मतलब प्रोसीजर करके और सबको आपको गाड़ी दी जाएगी।
75,000 रुपये वाली एच एफ डिलक्स दी जाएगी, ठीक है ना। ना तो उसका फाइनेंस प्रक्रिया होगी, ना तो उसमें कोई वो होगा, मतलब किस्त लगेगी आपको। ये मोदी की तरफ से स्कीम है, सबको दिया जाएगा। 7 लोगों का समूह बनाया जाएगा इसमें, और 7 में से एक आदमी को दिया जाएगा, या कि आप सिंगल आईडी बना के 7 लोगों का पैसा जमा करके और आप दे दीजिए, आपको गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी कहाँ से मिलेगी? यहाँ से जो रामपुर है ना, रामपुर में कोई साई मोटर्स नाम की एजेंसी है, वहाँ पे सबको आपको गाड़ी दी जाएगी। पैसा आप यहाँ पे जमा कर दीजिए। तो हम लोगों को फ़ोन करके रेडियो कॉलोनी में बुलाया गया और वहाँ पे सबकी आईडी ली गई है, उनके पास रजिस्टर भी है, उसमें सबका एंट्री है, कितना कौन सा पैसा दिया गया है, ठीक है ना। और सबका पैसा, आईडी, आधार कार्ड दिया गया है, उसमें आधार कार्ड ले लिया गया है, पैसा भी ले लिया गया है सबका। किसी का 21,000 रुपये, किसी का 24,000 रुपये, किसी का 3500 रुपये। जब गाड़ी 21,000 में दे रहे हैं, गाड़ी 21,000 में वन नहीं दे रहे। लोग तो जो आपसे इस स्कीम के बारे में बताया था, कौन कहाँ? ये लोग सर यहाँ कोई लाल गांव में 3-4 लोग हैं इसमें, कुछ वर्मा लोग हैं और कुछ पटेल लोग हैं, और उनका नाम तो मालूम नहीं है। गाड़ी सर यही है, और इसी गाड़ी में बैठ के ऑफिशियल काम करते थे वो। मतलब कि उनसे ये भी पूछा गया कि आपकी कोई ऑफिस तो, अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड कंपनी है तो अगर ऑफिस हो तो वहाँ पे बता दीजिए, हम लोग वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे आपसे। उन्हें बताया कि ऑफिस का काम चल रहा है, जब ऑफिस का काम पूरा हो जाएगा वहीं पे काम होगा, ठीक है ना। तो ये रेडियो कॉलोनी जो TRS कॉलेज है ना, वहाँ पे जो एक ग्राउंड है सामने रेडियो कॉलोनी, वहाँ पे साइड में एक छुप के लोग काम करते थे। हम लोगों को शंका भी हुआ था, तो हम लोगों ने पूछा तो बोला कि नहीं, यहीं पे अभी काम होगा, इसके बाद ऑफिस में काम होगा, तो आप लोग पैसा जमा कर दीजिए। कुछ लोगों ने पैसा कैश दिया है, कुछ लोगों ने अकाउंट के माध्यम से दिया है, ठीक है ना। जो अकाउंट के माध्यम से दिया गया हो उनको सब मतलब वहाँ पे FIR में कर बता दिया गया है। लगभग कितने लोग हैं? लगभग 50 से 60 लोग हैं सर, यही सब बैठे हुए यहाँ पे। जी हाँ। किसी को मोटरसाइकिल मिली हुई था? हाँ, कम से कम इसमें से 2-4 लोगों को मिल चुकी है। जो मेन आइटम है उनको फंसाना मतलब मकसद था कि 2-4 लोगों को दे दिया जाए। इन 2-4 लोगों को पहले फंसाएंगे, इसके बाद सभी लोग इनके उसमें आ जाएंगे। एजेंसी में हम लोगों ने पता किया था, तो एजेंसी वालों ने साफ बताया था कि भैया फाल्ट का काम है, आप लोग लीजिए, चाहे लीजिए, आपका मैटर है, ऐसा कोई स्कीम नहीं है, उन्होंने बताया। उसके बाद भी 1-2 लोग को दे दिए लोग, तो हम लोगों को यकीन हुआ कि चलो हो गया, शायद मिलती हो। तो फायदे के चक्कर में हम लोग घाटे में पड़ गए। नाम मेरा मोहम्मद असलम खान है, निवासी ग्राम पोस्ट रघुराजगढ़, थाना मनगामा, जिला रीवा हुई थी अपनी। कल हमने इसको पकड़ा है शाम को और पूछताछ कर रहे हैं अभी। तो निकल कर सामने ये आया है कि ये 5-5 लोगों के ग्रुप बनाया करते थे और उनसे 3500 रुपये इकट्ठे करा के लेते थे। जब 6 लोग इकट्ठे होके और पैसा जमा कर देते थे तो उनको एक HF डिलक्स बाइक जो है फाइनेंस करा देते थे, और व्यक्तियों को ये पता ही नहीं होता था कि फाइनेंस हुई है। उनको लगता था कि 21,000 रुपये में बाइक मिल गई है। बाद में फाइनेंस कंपनियाँ भी इनको जो है गाड़ी सीज कर लेती थी, लेकिन इस दौरान ने कई लोगों को उसका ठगी का शिकार बना लिया है। कई लोगों की शिकायत पे जो है इन पर 420, 419 के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है, और विवेचना में जो निकल के आएगा उस हिसाब से जो है कार्रवाई की जाएगी। कुछ पैसा हमने जब्त किया है उनसे, और ये वही पैसा है जो कि इनने अवैध तरीके से जो है इन लोगों को बेवकूफ़ बना के और लिया है इनसे। कहाँ के रहने वाले आरोपी हैं? आरोपी लगभग जो है लालगांव के आसपास के रहने वाले। एक बोलेरो गाड़ी है, इसी गाड़ी में ये अपने दस्तावेज रखकर और झूठे दस्तावेज जो है पेश करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, किसी योजना के नामकरण करके। अभी 2 संदेही हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। शिकायतकर्ता लगभग 20 के आसपास अभी हमारे पास आ चुके हैं, और भी शिकायतकर्ता। कोई भी कंपनी नाम नहीं था, कुछ भी ये फर्जीवाड़ा करके जो बना रखे थे। किसी को कुछ बताते थे, किसी से 3500 लेते थे, किसी से 21,000 रुपये, किसी से 27,000, 42,000 रुपये तक के हमारे पास लोग आ चुके हैं, जिनसे जो है 42,000 तक इन्हें लिए। शादी की खुशियां बदली मातम में तेज रफ्तार XUV ने 2 लोगों को कुचलकर उतारा मौत के घाट। आक्रोशित लोगों ने गाड़ी में लगा दी आग। रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दुबगवा गांव में देर रात शादी की खुशियां बदली मातम में। तेज रफ्तार XUV कार सड़क में खड़े लोगों को ठोकर मारते हुए 2 लोगों को मौके पर ही मौत की नींद सुला दी। इस घटनाक्रम के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कार में आग लगा दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस बल द्वारा स्थिति पर काबू पाया गया। शुक्रवार को मऊगंज के दुबगवा कुर्मियान गांव निवासी निसार अहमद के पुत्र फिरोज अंसारी की शादी होने वाली थी। रात में बारात देवरा गांव जा रही थी। दूल्हा सहित कुछ वाहनों से बाराती निकल गए थे, जबकि अन्य बाराती दूसरे वाहन में सवार होकर जाने की तैयारी कर रहे थे।
रात करीब 10 बजे उसी दौरान मऊगंज तरफ से आ रही तेज रफ्तार एक्सयूवी कार अचानक बेकाबू हो गई और लहराते हुए सड़क में खड़े 2 लोगों को कुचलते हुए निकल गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 2 लोगों की वृद्धा जैतुन्निशा और मोहम्मद तारिक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस दौरान चालक नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क के किनारे अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। चालक वाहन से निकलकर फरार हो गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के साथ ही दुर्घटना करने वाले वाहन में सवार लोगों के परिजन भी दूसरी गाड़ी से उन्हें लेने पहुंचे, जिसमें आक्रोशित ग्रामीणों ने आग लगा दी। गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने कई थानों का पुलिस बल मौके पर भेजा, जिससे किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और तनाव की बन रही स्थिति पर काबू पाया। इस घटना में 1-2 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने दुर्घटना करने वाले वाहन चालक और उपद्रव करने वालों पर भी मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मामला यह है कि एक बारात के लोग इकट्ठा थे। उसी दौरान एक एक्सयूवी वाहन बहुत तेज़ी से मऊगंज से चलता हुआ आया और उसने टक्कर मारी, जिसमें उस टक्कर से 2 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। हालांकि एक व्यक्ति थोड़ा जीवित लगा था, तो उसको हम लोगों ने वहाँ SGMH भिजवाया था। उसके कुछ दूर आगे जाके वो गाड़ी पलट भी गई। उसमें से कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग उसमें 1-8 लोग उसमें रह गए थे। तो जो भीड़ थी, जो बारात की भीड़ थी, उन्होंने उनको घेर लिया था मारने के लिए। तो उस दौरान पुलिस को खबर लगी तो और उनके परिजनों को भी खबर लगी, जो मऊगंज के ही रहने वाले थे। तो वो लोग भी पहुँचे और पुलिस भी पहुँची और रात का समय था। पुलिस बल बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पर पहुँचा और SDOP साहब, एडिशनल SP, TI सब पहुँचे। पहुँचने के बाद जो भी व्यक्ति फंसे हुए थे, जिसमें उनके वाहन में मौजूद व्यक्ति के परिजन भी थे, उन सबको वहाँ सकुशल तरीके से निकाला गया। उसके बाद उसी दौरान कुछ लोगों ने, जिससे उनके परिजन पहुँचे थे वाहन में फंसे हुए व्यक्ति को लेने के लिए, उस वाहन को जला दिया था, आग लगा दी थी। तत्काल इस लोगों को रिकवर करने के बाद एक व्यक्ति को तत्काल यहाँ रवाना किया गया, SGMH रीवा रवाना किया गया। एक डेड बॉडी वो लोग सुबह कह रहे थे कि हम सुबह भेजेंगे, लेकिन पुलिस ने जो है उसको भी समझा बुझाकर उसको मऊगंज अस्पताल में भिजवाया, जो 75 साल की जैतुन्निशा का शव था। और इस तरह घटना में 2 लोग मरे। इस घटना की जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि सभी बारात में बैठे हुए लोग थे और जितने लोग विवाद कर रहे थे या मौके पर उत्पात कर रहे थे, वो सभी युवा लोग थे और इस तरह की बातें कर रहे थे जैसे कि मतलब कोई और गंभीर घटना घटित करते हैं। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ वाहन में फंसे हुए व्यक्ति की जान बचाई, अभी तो उस व्यक्ति के जो परिजन वहां पहुंचकर उनके बीच घिर गए थे, सबकी जान बचाई और एक एक्सीडेंट की घटना से जो परिस्थितियाँ प्रतिकूल निर्मित हो रही थी, उन परिस्थितियों को प्रतिकूल निर्मित होने से रोका। और सही अर्थों में कहा जाए तो एक दुर्घटना जो सांप्रदायिक रंग भी ले सकती थी, उसको उन्होंने रोकने में पूर्ण सफलता पाई। और यह जो है हमारी मऊगंज एडिशनल SP, SDOP मऊगंज और थाना प्रभारी मऊगंज की कार्यकुशलता का प्रमाण था कि उन्होंने इतनी तत्परता से काम की। रात में जैसे ही सूचना मुझे मिली, मैंने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए तत्काल 12 थानों का बल भेजा, पुलिस लाइन से बल भेजा और स्थिति को सामान्य किया गया। और साथ ही साथ दोनों शवों का आज PM करके उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में अपराध कायम किया गया। जिन लोगों ने रात में उत्पात किया उनके विरुद्ध भी अपराध कायम होगा और जिन लोगों ने दुर्घटना घटित की है, जिसमें 2 लोगों की जान गई, असमय 2 लोग काल कलवित हुए, उसमें भी गंभीर कार्रवाई की जाएगी। अशोक गुप्ता हत्या मामले में वैश्य महासम्मेलन प्रतिनिधि मंडल द्वारा सौंपा गया कलेक्ट्रेट में ज्ञापन। मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ढेरा निवासी अशोक गुप्ता की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन व चिकित्सकों पर लापरवाही किए जाने का आरोप लगाते हुए वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष के गुप्ता के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे वैश्य महासम्मेलन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा आरोप लगाया गया है कि घटना के पूर्व
अगर पुलिस प्रशासन एवं चिकित्सा अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन करते तो यह घटना घटित नहीं होती। अशोक गुप्ता की हत्या नवीन शुक्ला उर्फ सोनू सहित उसके अन्य सहयोगियों द्वारा की गई है, लेकिन उसे बचाने का पुलिस व चिकित्सकों ने प्रयास किया। ऐसे थाना प्रभारी सस्पेंड किए जाएं, साथ ही लापरवाह चिकित्सकों पर भी कार्यवाही की जाए। उस दिन हम साथ में ही थे, घटनास्थल में ही। उसके बाद भी प्रशासन हमारी किसी प्रकार की मदद नहीं की। हम मऊगंज लेके गए, दोपहर में भी प्रशासन को अलर्ट किए थे, उसके बाद भी कोई सुरक्षा नहीं मिली। 100 नंबर और टीआई साहब से ही बात हुई, लेकिन प्रशासन किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की हमारी। उसके बाद भी हमने मऊगंज ले जाके प्रशासन के साथ ले गए थे, उसके बाद भी वहाँ से हमको जो है तो किसी भी प्रकार का एम्बुलेंस नहीं दिया गया। हम अपने ही वाहन से लेके भाई को अपने रीवा आए, लेकिन रीवा में भी चिकित्सालय में दुरुपयोग किया गया। चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की दवाई नहीं की गई ढंग के, उसके बाद भी ज़बरदस्ती दबाव में डालकर ये वहाँ से हमको रेफ़र किया गया। किसका दबाव था? अब ये प्रशासनिक अधिकारियों का दबाव था, क्या था ये वही बता सकते हैं। हम वहाँ से ज़बरदस्ती 4-5 बार गिड़गिड़ा के उनसे डॉक्टरों से हमने उनसे कई बार बोला कि ऐसा ना करिए, रात में हम कहाँ लेके जाएंगे, त्यौहार का दिन है, कहीं भी कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेंगे हमें। फिर उसके बाद भी ज़बरदस्ती वहाँ के डॉक्टर हमें ज़बरदस्ती छुट्टी दिए, हमने छुट्टी ली ही नहीं वहाँ से। उसके बाद डिस्चार्ज किया ही नहीं हमने अपनी मन से, वहाँ से डॉक्टर ने ज़बरदस्ती किया। फिर हमने वापस वहाँ से मुश्किल से 10-15-20 मिनट लगा होगा, वहाँ से रीवा हॉस्पिटल लेके गए थे एम्बुलेंस से। वहाँ से लेके आए, जैसे ही डॉक्टर से साहब पर्ची वहाँ बनवाई हमने, पर्ची है वहाँ। उसके बाद उन्होंने किसी भी प्रकार का उपचार नहीं किया। उसके बाद उन्होंने बोला पीएम में रखवा दिया जाए। बाकी डॉक्टर साहब ने किसी भी प्रकार का हम लोगों के साथ सहायता नहीं की। किस प्रशासन का दबाव था, क्या था, ये मालूम नहीं हमें। आज कलेक्टर कार्यालय में हम लोग बैस महासम्मेलन के प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन देने आए हैं। जो लगातार हो रही बैस समाज के ऊपर हत्याएं और घटनाएं, उसको लेकर एक ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे। अभी इसके पहले आईजी महोदय को हम लोग देकर आए हैं, कलेक्टर महोदय का कुछ विभाग था उस पर। अभी अशोक गुप्ता जी को 29 तारीख को जो ढेरा गांव जो रीवा में अपने नई बस स्टैंड के पास होटल संचालन कर रहे थे, उनको हत्या कर दी गई। उसमें हम लोग की मांग है कि वहाँ के टीआई को अभी सस्पेंड नहीं किया गया है, उसको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उस हत्या में कहीं ना कहीं टीआई को भी रोल है। जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन उनके पिता रमेश कुमार गुप्ता जी ने दोपहर में सूचना टीआई को दी थी, जिलावार अपराधी जो है वो हमारे घर में आके तोड़ फोड़ मारपीट किया है और ऐसे जिलावार अधिकारी को यहाँ न रहता है, गिरफ्तार किया जाए। इसके बावजूद भी वहाँ के थाना प्रभारी तिवारी जी ने सहयोग नहीं किया और रात को 7 बजे पुनः उनके बच्चे अशोक गुप्ता जी को उनके घर से ले गए और मारपीट की, जिनकी उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने इसके बाद भी सूचना थाना प्रभारी महोदय को दिया है कि हमारे बच्चे को अशोक गुप्ता जी को लोग 8-10 लोग ले गए और ये मर जाएगा। इसके बाद भी वहाँ के थाना प्रभारी ने सहयोग नहीं दिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसी मांग को लेकर आज हम लोग बैस प्रतिनिधिमंडल आए हुए हैं और इसी को लेकर रात्रि को जब 10 बजे रीवा संजय गांधी में उसको एडमिट किया गया और इतने गंभीर मामले में रात 2 बजे ऐसा कौन सा दबाव आया कि उसको ज़बरदस्ती वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। ये उनके 2 बजे रात, जबकि एमएलसी होनी चाहिए, घटना थी। तो उस समय तक लापरवाही जो वहाँ पर चिकित्सा अधिकारी थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर शायद उस समय वो डिस्चार्ज न किए होते तो वो आज अशोक गुप्ता जीवित होते। तो हमारी मांग है माननीय कलेक्टर महोदय, क्योंकि संभागीय दायित्व पे भी कमिश्नर उनके भी हैं, उनके अंडर पे पूरा रीवा जिला आता है। ऐसी घटनाएं अगर लगातार अगर व्यापारी वैश्य समाज के साथ होगी तो आने वाले समय में एक रीवा में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और बहुत बड़ी घटना हो भी सकती है। बताया जाता है पुलिस 3 बार उन लोग को छुड़ाई भी थी और विवाद पहले भी पुराना इनका चलता आ रहा था, इसमें दोनों पक्ष से मारपीट हुई थी। नहीं, मारपीट वो उन्होंने जो सिलेंडर किया अपना विरोध बना रहे, मारपीट हुआ है। ये वहाँ आदतन अपराधी है, मऊगंज थाना में 17 नंबर में अंकित है, जिला बदर का वो अपराधी है। तो दोनों पक्ष से हो नहीं रही है। वो उनके दुकान में दोपहर 11 बजे सीसीटीवी तोड़ा, मारपीट किया और ये उनसे पैसा मांग की, उन्होंने नहीं दी। और रात को इन्होंने अपने बच्चों की सूचना दोपहर में दी तो इनके बच्चे रीवा से होकर गए, जो अशोक गुप्ता राजेश गुप्ता रीवा में प्रॉपर वो होटल का संचालन करते हैं। तब उनके घर से ही लोगों ने पथरा, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है दूरी, उनका भी निवास है वहाँ,
एक घर में सुनसान घर में ले जाकर 8-10 लोगों ने मारपीट की है। एक बंदे के ऊपर निहत्थे के ऊपर अगर मारपीट कर रही है तो दोनों पक्ष का कहाँ हुआ? ये तो हत्या करने के रूप से ले गए थे वो, और हत्या हो गई। इसके बावजूद जो वो दोपहर में सूचना दी गई, अगर वो अपराधी को पकड़ लिया गया होता तो शायद हत्या ना होती। तो दोनों पक्ष नहीं है, इन्होंने प्री प्लानिंग की है। वो आदतन अपराधी भी हैं। वो ऐसे जिला बदर मतलब अपराधी ऑलरेडी जिला प्रशासन त्योहारों के पहले भी सूचित करता है कि जिला वर अधिकारी ऐसे भी अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे किया जाए। तो उस दिन वो अपराधी कैसे इतना बड़ा 20-20 मुकदमे चल रहे हैं रीवा जिले में उसमें, और उस दिन वो कैसे छूटा हुआ था? कहीं ना कहीं इसमें थाना प्रभारी का सहयोग है। और पकड़ जाने के बाद, मर्डर करने के बाद वहाँ पे गाँव में कहता है कि ये हमने मर्डर कर दिया है और अपने बच्चे को तो डेड बॉडी ले जाए, और इसके बाद भी उसको पुलिस 100 नंबर डायल बैठाई और रात को छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं पुलिस का सहयोग है, सत्ता शासन का सहयोग है। तो हमारा व्यापारी अगर इस तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम जिला प्रशासन कलेक्टर से महसूस करते हैं इस पर एक कड़ी कार्रवाई करें ताकि यहाँ का व्यापारी वर्ग और वैश्य समाज सुरक्षित रह सके। अगर ये कार्रवाई समय पे नहीं होगी तो वैश्य समाज उग्र आंदोलन करेगा। और घटना और बताने वाली बात, जिला न्यायालय के कई न्यायाधीशों ने परिवार सहित संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर लगवाया कोरोना वैक्सीन का पहला टीका। एक तरफ जहां सेकेंड फेज में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इससे निजात पाने की दिशा में शासन स्तर पर कोविड-19 से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन का कार्य भी किया जा रहा है। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर, उसके बाद 60 वर्ष की उम्र तथा बीमारी से ग्रसित लोगों का टीकाकरण किया गया और अब 45 वर्ष तक के लोगों का टीकाकरण करने की दिशा में बड़ी मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। 45 वर्ष की उम्र के लोगों का टीकाकरण किए जाने की इस कड़ी में शनिवार को जिला न्यायालय के न्यायाधीश परिवार सहित संजय गांधी अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर टीका लगवाया, जिसमें प्रमुख रूप से एडीजे गिरीश दीक्षित एवं उनकी पत्नी श्रीमती राज दीक्षित, एडीजे सुधीर सिंह राठौड़ तथा उनकी पत्नी श्रीमती छाया सिंह राठौड़ के अलावा एडीजे नरेंद्र गुप्ता, पत्नी श्रीमती सरोज गुप्ता समेत एडीजे मुकेश यादव के साथ उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला यादव ने कोविड के पहले डोज का टीका लगवाया है। तो अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। ट्रांसपोर्ट नगर में भीषण आगजनी, धू कर जली 4 बसें, जिला प्रशासन की लापरवाही आई सामने। कांग्रेस नेत्री का पुलिस व प्रशासन पर गंभीर आरोप, पुलिस कंट्रोल रूम में महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। शादी की खुशियां बदली मातम में, तेज रफ्तार एक्सयूवी ने 2 लोगों को कुचलकर उतारा मौत के घाट और पीएम की स्कीम के नाम पर ठगी करने वाले मामले आए सामने, ठगे गए आधा सैकड़ा से अधिक लोग। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।